स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में महाराष्ट्र सर्कल का पीएसए का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिपार्टमेंट और जीके के सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पर मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। KVP may be prematurely closed in which of the following cases? निम्नलिखित में से किस मामले में KVP को समय से पहले बंद किया जा सकता है। प्रीमेच्योरली क्या होता है, हर एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, उस समय के बाद कोई भी अकाउंट जो है वो मैच्योर होता है, लेकिन उस मैच्योरिटी पीरियड से पहले जब आप किसी भी खाते को बंद करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं प्रीमेच्योर क्लोज करना, यानी कि उस समय से, उस निर्धारित अवधि से पहले बंद करना जब आपका अकाउंट मैच्योर होने वाला था। तो कब कर सकते हैं? आफ्टर 2.5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, जमा करने की तारीख से 2.5 साल के बाद। आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, या फिर आफ्टर 1.5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, जमा करने की तारीख से 1.5 साल के बाद। से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। कोई भी किसान विकास पत्र है, इसका जो आपने अकाउंट खोला है उसको आप समय से पहले अगर बंद करना चाहते हैं तो खाता खोलने या जमा करने की तारीख से 2.5 यानी कि 2 साल, ठीक है, 2 साल 6 महीने के बाद इसको क्या किया जा सकता है, समय से पहले बंद किया जा सकता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। Which of the following facilities on post office savings account can be availed on request? डाकघर बचत खाते पर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा अनुरोध पर प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शंस हैं एटीएम कार्ड, ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, आधार सीडिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। ये सभी सेवाएं अगर आप चाहते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के ऊपर लेना तो आप ले सकते हैं। आप रिक्वेस्ट करेंगे और आपको एटीएम कार्ड भी मिल जाएगा, ई बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी, आधार सीडिंग की सुविधा भी मिल जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बट इज ज्वाइंट ए अकाउंट। तो जब भी अकाउंट खोला जाता है उसमें आपके पास ऑप्शंस रहती हैं, सिंगल अकाउंट है, ज्वाइंट ए है, या ज्वाइंट बी अकाउंट है। तो इसमें जो ज्वाइंट ए अकाउंट होता है ये क्या चीज़ होती है? अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाई आइदर ऑफ द अकाउंट होल्डर्स। खाता किसी भी खाता धारक द्वारा स्वयं संचालित किया जा सकता है। अकाउंट हैज़ टू बी ऑपरेटेड बाई ऑल अकाउंट होल्डर्स इन ईच केस। खाते को प्रत्येक मामले में सभी खाता धारकों द्वारा संचालित किया जा सकता है। अकाउंट इज सेम एज ज्वाइंट बी अकाउंट, या फिर खाता संयुक्त बी खाते के समान रहेगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ज्वाइंट ए अकाउंट जो होता है अगर इसमें से विड्रॉ करनी हो तो बोथ ऑफ दी सिग्नेचर्स मैंडेटरी। तो बोथ मतलब दोनों। अगर मान लीजिए किसी ने ज्वाइंट ए अकाउंट खुलवाया, क्या हो जाएगा उसका मतलब कि उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर अपना अकाउंट खोल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 व्यक्तियों ने मिलकर अपना अकाउंट खोला है तो उन दोनों के सिग्नेचर मैंडेटरी हो जाएंगे, दोनों के सिग्नेचर अनिवार्य हो जाएंगे अगर आप उसमें से विड्रॉ करना चाहते हैं। ज्वाइंट बी अकाउंट क्या होता है? उसमें कोई भी सिग्नेचर करके कोई भी विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्तियों ने खोला था, दोनों में से कोई एक जाएगा पोस्ट ऑफिस में अपने सिग्नेचर करके उस अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है। लेकिन ज्वाइंट ए में ऐसा नहीं है। ज्वाइंट ए में क्या होगा? दोनों व्यक्तियों के सिग्नेचर चाहिए। तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। अकाउंट हैज टू बी ऑपरेटेड बाई ऑल अकाउंट होल्डर्स इन ईच केस। प्रत्येक मामले में सभी खाता धारकों के द्वारा खाते को संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मैच्योरिटी ऑफ पीपीएफ आर फॉल्स? पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट लोक भविष्य निधि खाता, इसकी परिपक्वता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिटर कैन रिटेन मैच्योरिटी वैल्यू इन हिज और हर अकाउंट विदाउट फर्दर डिपॉजिट एट एप्लीकेबल पीपीएफ रेट्स। परिपक्वता पर जमा करता लागू पीपीएफ दरों पर आगे जमा किए बिना अपने खाते में परिपक्वता मूल्य बनाए रख सकता है, जो कि क्या आ जाएगी? बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले जो पीपीएफ अकाउंट है कब मैच्योर हो जाता है? 15 फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक है। उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ देना है जिसमें अकाउंट खोलना चाहता है, उसके अलावा आगे 15 फाइनेंशियल ईयर गिने जाएंगे, तब जाके आपका पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट का अकाउंट मैच्योर होगा। अब मैच्योरिटी जब उस अकाउंट की हो जाएगी तो यू कैन रिटेन मैच्योरिटी वैल्यू इन अकाउंट फर्दर विदाउट डिपॉजिट। तो आप उसमें जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसको वैसे का वैसे ही रहने दे सकते हैं बिना किसी आगे डिपॉजिट किए हुए, और उसके ऊपर दी पीपीएफ इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कौन सा दिया जाएगा? जो पीपीएफ के ऊपर आपको दिया जाता है। एंड पेमेंट कैन बी टेकन एट एनी टाइम एंड कैन टेक 1 विड्रॉल इन ईच फाइनेंशियल ईयर। अब आपका अकाउंट मैच्योर हो गया, मैच्योरिटी के बाद आप जब चाहें उसकी मैच्योरिटी जो है वो ले सकते हैं। अगर उसमें आपके पास एक और ऑप्शन रहती है, आप प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में एक उसमें से विड्रॉ भी
ले सकते हैं, इस तरह से रहता है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, सही आ जाएगी। ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिटर में एक्सटेंड पीपीएफ अकाउंट फॉर फर्दर ब्लॉक ऑफ 15 ईयर्स एट एप्लीकेबल पीपीएफ इंटरेस्ट रेट। मैच्योरिटी पर जमा करता लागू पीपीएफ ब्याज दरों पर पीपीएफ खाते को 15 साल के ब्लॉक के लिए आगे बढ़ा सकता है, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पीपीएफ अकाउंट जो है वो मैंने ऊपर अभी बताया कि 15 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद मैच्योर होता है। मैच्योरिटी के बाद उसको आप आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप उसको केवल 5 वर्ष के पीरियड के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। कैन एक्सटेंड अकाउंट फॉर फर्दर ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको 5 साल के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैच्योरिटी के 1 साल के भीतर बढ़ाया जा सकता है। फिर आपका जो अकाउंट है वो टोटल कितने साल चलेगा, 20 साल चलेगा। तो यहाँ पे ये वाली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और हमें क्या बताना है यहाँ पे, कौन सा फॉल्स है, तो फॉल्स कौन सी आ जाएगी, बी ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका बी सही आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ट्रू पूछा गया या फॉल्स पूछा गया है, तो यहाँ पे फॉल्स है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एसएसए आर करेक्ट। एसएसए सुकन्या समृद्धि अकाउंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट कैन बी ओपनड विद मिनिमम ₹250 एंड मैक्सिमम ₹1,50,000 कैन बी डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल ईयर विद सब्सिक्वेंट मल्टीपल ऑफ ₹50। तो सुकन्या समृद्धि का जो खाता है ये 250 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खोला जा सकता है। तो एसएसए का जो अकाउंट है आप खुलवाना चाहते हैं किसी भी अपनी लड़की का, तो आप 250 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खुलवा सकते हैं। और इसके आगे जब उसमें आप डिपॉजिट करेंगे 50 रुपये के गुणांक में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसएसए का अकाउंट है, आप उसको 250 रुपये की राशि के साथ खोल सकते हैं। उसके बाद एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में उसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, क्या उसमें 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। और जो डिपॉजिट आप करेंगे वो 50 के गुणांक में होना चाहिए, यानी कि 50 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 100 रुपये, 150 रुपये, ठीक है। इस तरह से 50 रुपये के गुणांक में होना चाहिए, जो बिल्कुल सत्य है। दूसरी, आपके पास मैक्सिमम 12 डिपॉजिट्स कैन बी मेड इन ए फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 12 जमा किए जा सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऊपर हमने क्या किया कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपये एसएसए के अकाउंट में जमा कर सकते हैं। और 1.5 लाख रुपये जो आप डिपॉजिट करेंगे एसएसए के अकाउंट में, आप चाहे जितनी मर्जी बार उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है कि साल में केवल आप 12 बार जमा कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल ईयर में जितनी मर्जी चाहे बार उतनी बार एसएसए के अकाउंट में जमा कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए, इससे ज़्यादा की राशि उसमें डिपॉजिट नहीं की जा सकती। डिपॉजिट कैन बी मेड अप टू कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक उसमें जमा किया जा सकता है। अगर आपने आज की डेट में एसएसए का अकाउंट खोला है तो उसके 15 वर्ष, ठीक है, आज की तारीख से लेके 15 वर्ष पूरे होने तक उस खाते में आप जमा कर सकते हैं। ये भी सही आ जाएगा। हमें क्या बताना है, कौन सी करेक्ट है। तो फर्स्ट वाली और थर्ड वाली दोनों ही सही है। इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, फिफ्थ का सी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आपके पास, मैच दी फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाएं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सेविंग दिया हुआ है, सेविंग का जो अकाउंट वगैरह होता है। इंटरेस्ट कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें आपको जो ब्याज दिया जाता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आवृत्ति किस तरह से दिया जाता है। सबसे पहले 5 ईयर टीडी की बात करें। 5 ईयर टीडी में आपको जो ब्याज दिया जाता है, ठीक है, वो कैसे होता है, क्वार्टरली होता है। लेकिन आपको जो मिलता है वो कैसे मिलता है, एनुअली दिया जाता है। लेकिन उसको कैसे कंपाउंड किया जाता है, क्वार्टरली किया जाता है, त्रैमासिक, यानी कि 3-3 महीने का आपको ब्याज दिया जाता है। उसके बाद उसमें चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दिया जाएगा। तो फर्स्ट की क्या आ जाएगी आपके पास, बी आ जाएगी। आगे चलते हैं एससीएसएस, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट की बात करें। इसमें भी आपको क्या ब्याज दिया जाता है, क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाता है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस के साथ साथ आपको ये पे भी कर दिया जाता है, ठीक है। अब 5 ईयर टीडी में तो दिया नहीं जाता है, वो तो एनुअली, ठीक है, आपको हर साल के एंड में मिलता है। लेकिन एससीएसएस में ऐसा नहीं है, इसमें क्वार्टरली मिलता है, साथ में पे भी कर दिया जाता है। तो ये वाली आ जाएगी दूसरे की सी। MIS की बात करें, मंथली इनकम स्कीम, इसमें आपको हर महीने ब्याज दिया जाता है। एसएसए अकाउंट की बात करें, इसमें जो आपको ब्याज दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है, ठीक है, हर साल के एंड में दिया जाता है। तो इस तरह से रहेगा। तो फर्स्ट की कौन सी आ जाएगी, सी आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपके पास, ठीक है, फर्स्ट की कौन सी आएगी, बी आ जाएगी आपके पास। तो इसमें बी है, इसमें भी बी है। आगे चलते हैं SCSS की बात करें, इसमें क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। आगे चलते हैं MIS का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो थर्ड का ए आना चाहिए, इसमें डी दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सी आएगी आपके पास, सी ऑप्शन जो है सी आ जाएगी। फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए और फोर्थ का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय आईपीपीबी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विभिन्न प्रकार के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं? सबसे पहले बिल्स एंड यूटिलिटी पेमेंट्स, दूसरे आपके पास करंट अकाउंट, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स। इसी आंसर क्या आएगा आपके पास, कौन सी सुविधा आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से नहीं दी जाती है? एफडी की सुविधा नहीं दी जाती है, आप उसमें फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप उसमें डीबीटी की सुविधा ले सकते हैं, आप उसमें करंट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं, बिल्स या यूटिलिटी पेमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन एफडी आप उसमें नहीं कर सकते, आपको इसके लिए पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, बीच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक नहीं है? एयरटेल पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, या फिर सीडीएसएल पेमेंट बैंक। सही आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा, सीडीएसएल पेमेंट बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट डज CN22 एंड CN23 इंडिकेट? CN22 और CN23 क्या दर्शाते हैं? फॉरम्स यूज्ड फॉर बुकिंग डोमेस्टिक पार्सल, घरेलू पार्सल बुक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉरम। फॉरम्स फॉर कस्टम डिक्लेरेशन, सीमा शुल्क घोषणा के लिए यूज किए जाने वाले प्रपत्र हैं। फॉरम्स फॉर डिपॉजिटिंग PLI प्रीमियम जमा करने के लिए प्रपत्र हैं। या फिर दे आर कैटेगरीज ऑफ बार कोड फॉर ट्रैक एंड ट्रेस, या ट्रैक और ट्रेस करने के लिए बार कोड की श्रेणियां हैं। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा, फॉरम्स फॉर कस्टम डिक्लेरेशन, सीमा शुल्क घोषणा के लिए ये प्रपत्र होते हैं। CN22 का यूज कब किया जाता है? अप टू 300 SDR, 300 SDR तक CN22 का यूज किया जाएगा, और 300 SDR या फिर उससे ज्यादा के लिए CN23 का यूज किया जाता है। Department of Post offers 25% discount to its BNPL corporate customers for a monthly revenue of the book now pay later वाले जो कॉर्पोरेट ग्राहक होते हैं, डाक विभाग उनको 25% का डिस्काउंट कब प्रदान करेगा? तो यहाँ पे अगर वो क्या कहते हैं, 5 लाख 1 रुपये से लेकर 25 लाख रुपए तक का मंथली रेवेन्यू, हर महीने का इतना रेवेन्यू दे रहे हैं तो 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 25 लाख 1 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक दिया जाएगा, 1 करोड़ 1 रुपये से लेके 5 करोड़ तक दिया जाएगा, या फिर 5 करोड़ से अधिक होने पर दिया जाएगा। तो 10th की सी ऑप्शन क्या आएगी आपके पास, ये आ जाएगी 1 करोड़ 1 रुपये से लेके 5 करोड़ रुपए तक अगर वो मंथली रेवेन्यू देते हैं तो 25% का डिस्काउंट उनको दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक दिया जाता है, ठीक है, वो मंथली इतना रेवेन्यू दे रहे हैं तो 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 5 लाख 1 रुपये से लेके, क्या 5 लाख 1 रुपये से लेके 25 लाख रुपए तक उनको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 25 लाख 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक 20% का 25% का हमने कर लिया, 1 करोड़ 1 रुपये से लेके 5 करोड़ तक, और 5 करोड़ से अधिक होने पर उनको 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिए जाते हैं उनके बारे में भी पढ़ लेना है। तो क्या कई बार मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा जाता है, 32% है, कैसे आएगा नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, ऑथराइज्ड बैलेंस इन पोस्ट ऑफिस इंक्लूड, डाकघरों में अधिकृत शेष राशि में क्या शामिल है? मिनिमम कैश बैलेंस, न्यूनतम नकद शेष, मैक्सिमम कैश बैलेंस, मैक्सिमम बैलेंस टू बी हेल्ड इन पोस्टेज एंड अदर नॉन पोस्टल स्टैम्प्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑथराइज्ड बैलेंस जो भी होगा किसी भी पोस्ट ऑफिस का, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं कि किसी भी डाकघर में जो मिनिमम कैश बैलेंस है उसकी क्या लिमिट रहेगी, मैक्सिमम कैश बैलेंस कितना हो सकता है, उसके बाद उनके पास पोस्टेज स्टैम्प्स या फिर अदर पोस्टेज स्टैम्प्स के अलावा जो नॉन पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं उनमें कितनी राशि हेल्ड की जाएगी। ये सारी चीज़ें किस में रहती हैं? ऑथराइज्ड बैलेंस में रहती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। और किसी भी ऑफिस के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए जो ऑथराइज्ड बैलेंस होगा कौन बताता है? सुपरिटेंडेंट के द्वारा बताया जाता है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द अमाउंट फाउंड एक्सेस इन काउंटर्स एट एसओ इज एंटर्ड अंडर, एसओ के काउंटरों पर पाए जाने वाली अधिक राशि किसके अंतर्गत दर्ज की जाती है? यूसीआर, अनक्लासिफाइड रिसीट्स में। मिसलिनियस जीएल, बोथ एंड बी, एन में से कोई भी नहीं। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा, यूसीआर या फिर मिसलिनियस जीएल कोड में उसको डाला जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, नॉमिनल रोल इज प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ, नाम मात्र रोल कितनी अवधि के लिए सुरक्षित
रखा जाता है, कितने समय तक उसको संभाल के रखा जाता है, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए परमानेंट रिकॉर्ड है या फिर 7 सालों के लिए। सी आंसर क्या आ जाएगा, नॉमिनल रोल जो एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, नॉमिनल रोल जो पहले भी वीडियो में आया था, नॉमिनल रोल होता है क्या है, रिकॉर्ड ऑफ पीएस वर्क इन पोस्ट ऑफिस ऑन एनी गिवन डे, किसी भी दिए हुए दिन में डाक घर में जो पीए होते हैं उनके काम का अभिलेख होता है, कौन से फोरम के ऊपर बनाया जाता है, MS-12 के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। व्हेनेवर अ चेंज आइदर टेम्परेरी और परमानेंट इज मेड टू द ड्यूटी ऑफ एनी मेंबर ऑफ क्लैरिकल स्टाफ, जो क्लैरिकल स्टाफ होता है उसकी जो ड्यूटीज होती हैं उसमें अगर कोई भी टेम्परेरी अस्थाई या स्थायी रूप से कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो उस मामले में क्या किया जाता है, इसको लिखा जाता है, किसके द्वारा, पोस्ट मास्टर के द्वारा लिखा जाता है। और ऐसे डाकघर में, ठीक है, ऐसे कार्यालय जहां पर 25 से ज्यादा डाकिये या ग्राम डाकिये जुड़े होते हैं वहां पे भी उनके लिए नॉमिनल रोल जो है वो रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। सी आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अनक्लेम्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स आर सेंट टू आरएलओ आफ्टर डेज, लावारिस अपंजीकृत लेख कितने दिनों के बाद आरएलओ को भेज दिए जाते हैं, 2 डेज, 15 डेज, 7 डेज या फिर 10 डेज। इसी आंसर क्या आ जाएगा, 7 डेज आ जाएगा। 14 की सी ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके पास, पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक कंटेन्स, पोस्ट मास्टर की आदेश पुस्तक में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, टेम्परेरी अरेंजमेंट्स मेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ऑफ पीए एंड पोस्टमैन इन केस ऑफ देयर एब्सेंस। मान लीजिए कोई भी डाकिया या कोई भी पीए एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में उसका काम करने के लिए जो भी अस्थायी व्यवस्था की जाती है उसमें जो भी व्यवस्थाएं की जाएंगी उनका रिकॉर्ड इसमें लिखा जाता है। अनयूजुअल अकरेंसेज, कोई भी असामान्य घटना हो जाती है। रिजल्ट ऑफ क्वार्टर एग्जामिनेशन ऑफ स्टॉक बैग्स, थैलों के स्टॉक की त्रैमासिक परीक्षा के परिणाम इसमें लिखे जाते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सी आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। ये सारी चीजें पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके बाद और कौन कौन सी चीजें जो पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं, रिजल्ट ऑफ टेस्ट्स अप्लाइड टू दी वर्क ऑफ एनी ब्रांच और टू दी वर्क ऑफ पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन, तो जो डाकिये होते हैं या ग्राम डाकिये होते हैं या किसी भी शाखा के काम पर जो भी टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, परीक्षण अप्लाई किए जाते हैं, उनके क्या रिजल्ट आते हैं पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक में दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद जो भी लॉक्स होते हैं, यूनिफॉर्म्स होती हैं, स्टैंप एडवांसेस, जो भी मोहरों के हिस्से वगैरह होते हैं उनकी जो जाँच की जाती है, उनका जो रिजल्ट होगा वो भी इसमें दर्ज किया जाता है। उसके बाद जो भी पोस्ट मास्टर के द्वारा ऑर्डर पास किए जाते हैं किस चीज़ के संबंध में, अपने कार्यालय के रेगुलेशन के संबंध में, उनको भी इसमें दर्ज किया जाता है। और एसओ जो होते हैं, सब ऑफिस होते हैं, वहां पे एरर बुक जो होती है इसकी जगह पे यूज की जाती है, किसकी जगह पे, पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक की जगह पे क्या यूज की जाती है, एरर बुक यूज की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किफ स्टैंड्स फॉर, किफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्शन है आपके पास, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, कस्टमर आइडेंटिटी फाइल, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फोलियो या फिर काउंटर इंटेलिजेंस फाइल। से आंसर क्या आ जाएगा, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। जब भी कोई नया अकाउंट खोला जाता है पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले कस्टमर की क्या बनाई जाती है, किफ बनाई जाती है, जिसे कहते हैं कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मिनिमम डिपॉजिट पर ईयर फॉर एसएसए अकाउंट इज, तो एसएसए खाते के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम जमा क्या है। ऊपर एसएसए का जो अकाउंट आया था उसमें क्या आया था हमारे पास कि मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में आप इसमें 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। 50 रुपए के मल्टीपल में आप जितने चाहे उतनी बार डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, मिनिमम डिपॉजिट आपको कितना करना पड़ेगा, 500 रुपीज़, 200 रुपीज़, 100 या फिर 250 रुपीज़। से आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। तो मिनिमम डिपॉजिट पर ईयर में एसएसए के अकाउंट में 250 रुपए होना चाहिए, नहीं होगा तो प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लिए 50 रुपए डिफॉल्ट के रूप में लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके पास, इन सीवीएस एनवायरमेंट द कमीशन टू एजेंट्स आर पेड थ्रू कैश, थ्रू चेक, क्रेडिट टू देयर सेविंग अकाउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। सीवीएस में एजेंटों को जो कमीशन है उसका भुगतान कैसे किया जाता है, कैश के जरिए, चेक के माध्यम से उनके बचत खाते में जमा किया जाता है, या उपयुक्त सभी। से आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आ जाएगा, उनके बचत खाते में इसको जमा कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास सीटीएस स्टैंड्स फॉर, सीटीएस की फुल फॉर्म क्या आएगी, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक ट्रांसफर सिस्टम, या इनमें से कोई भी नहीं। सी आंसर क्या आएगा आपके पास, चेक ट्रंकेशन सिस्टम आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट,
तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? एसपी जो स्पीड पोस्ट बार कोड होता है जनरली स्टार्ट विद लेटर ई फॉलोड बाय फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ सर्कल इन विच द आर्टिकल इज बीइंग बुक्ड। सबसे पहले दिया हुआ कि स्पीड पोस्ट का जो बार कोड होता है आमतौर पर ई शब्द से शुरू होता है और उसके बाद उस सर्कल के नाम का पहला अक्षर होता है जिसमें लेख बुक किया जाता है। रजिस्टर्ड लेटर बार कोड जनरली स्टार्ट्स विद लेटर आर फॉलोड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ सर्कल इन विच द आर्टिकल इज बुक्ड। दूसरे में बोला गया जो पंजीकृत पत्र के लिए बार कोड होता है आमतौर पर आर अक्षर से वो शुरू होता है और उसके बाद उस यहाँ पे क्या जाएगा उस सर्कल के नाम का पहला अक्षर होता है जिसमें लेख को बुक किया जाता है। जिसमें कौन सा सी आ जाएगा? सी आंसर होगा सी, दोनों ही क्या है आपके पास सत्य हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मेन सर्किट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर की मुख्य सर्किट संरचना को क्या कहा जाता है? हार्ड ड्राइव कहा जाएगा, मॉनिटर कहा जाएगा, मदरबोर्ड या फिर ब्लूटूथ। तो उसको क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। 31 की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? सी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बट इज एन इथरनेट पोर्ट यूज्ड फॉर। इथरनेट पोर्ट यूज जो है ये इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्यों इसको यूज किया जाता है? कनेक्टिंग टू इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़ने के लिए, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर टू दी सिस्टम या सिस्टम को विद्युत पावर प्रदान करने के लिए। उसका दिया हुआ है आपके पास कनेक्टिंग पेरिफेरल जो बाह्य उपकरण होते हैं उनको जोड़ने के लिए, या फिर क्रिएटिंग न्यू यूजर अकाउंट, नया उपयोगकर्ता खाता बनाने के लिए। सी आंसर क्या आ जाएगा? इथरनेट पोर्ट जो होता है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? कनेक्टिंग टू इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या आता है? 32 की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? ए आ जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है विंडोज, मैकोस, लाइनक्स आर एग्जांपल्स ऑफ। तो विंडोज है, मैकोस है या फिर लाइनक्स है, ये किसके उदाहरण है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हैं, ठीक है, वेब ब्राउजर के हैं, वर्ल्ड फाइल ऑन दी कंप्यूटर्स या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। से आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके पास GUI इन कंप्यूटर सिस्टम स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कंप्यूटर सिस्टम में GUI का क्या अर्थ है? तो जनरल यूनिफाइड इंफॉर्मेशन। दूसरे आपके पास ग्रोस अनक्लासिफाइड आइडेंटिटी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर गेटवे यूज इंटेलिजेंस। ये आंसर क्या आ जाएगा? GUI की फुल फॉर्म हो जाएगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सी ऑप्शन से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास दे रखा है HTTP, ठीक है, उसका स्लैश है www.indiapost.gov.in इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो ये किसका उदाहरण है? एक URL कोड है, एन एक्सेस कोड है, डायरेक्टरी है या फिर एक सर्वर है। आंसर क्या आएगा आपके पास? ए आ जाएगा। ये क्या है? एक आपका URL कोड है। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? ए ऑप्शन से आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके पास चंबल, वेतवा एंड केन आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चंबल, वेतवा और केन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शंस है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा, शिवालिक, सह्याद्री या फिर मालवा। से आंसर क्या आएगा? इनको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। डोडा बेटा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दी फॉलोइंग। डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस में स्थित है? नीलगिरी हिल्स में, दूसरे अन्नामलाई हिल्स में या फिर आपके पास है गर्दामोम हिल्स में या फिर गारो हिल्स में। से आंसर क्या आएगा? नीलगिरी हिल्स में ये स्थित है। 38 की ए ऑप्शन से आ जाएगी। हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ऑन विच ऑफ दी फॉलोइंग। हीराकुंड जल विद्युत शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर महानदी। तो इसका सी आंसर आपके पास 39 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। महानदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्राइट और पीट। ये सभी आर वैराइटीज ऑफ। किसकी ये वैराइटीज हैं? किसकी किस्में हैं? कोल, ठीक है, कोयले की हैं। आयरन और उसके बाद मिक्कल या फिर जिंक। सही आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी कोयले की वैराइटीज हैं, कोयले की किस्में हैं। ऑप्शन से आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके पास विच इज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है वो कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम सभा या फिर विधानसभा। से आंसर क्या आएगा? राज्यसभा, ठीक है, बी ऑप्शन से आ जाएगी। निचला सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। और अपर हाउस किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 28 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स। 42 की सी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? डी आ जाएगी। 30 ईयर्स, 30 वर्ष होनी चाहिए। हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25, 27, 30 या 32। से आंसर क्या आएगा आपके पास? ए आ जाएगा। भारत में टोटल जो हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय, वो कितने हैं? 25 हैं।
नेक्स्ट आपके पास वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। से आंसर क्या आएगा आपके पास? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो यहाँ पे 44 की बी ऑप्शन से यहाँ आएगी। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, लिटरेचर या फिर स्पोर्ट्स। से आंसर क्या आएगा आपके पास? लिटरेचर में दिया जाता है, 45 की सी ऑप्शन से यहाँ आएगी। चलिए आगे चलते हैं, फिर से आपके डिपार्टमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से जो कथन है वो सत्य हैं? सबसे पहले ईच पोस्टल रीजन इन अ पोस्टल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन। तो ये सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में ही हमारे पास आ जाता है कि आपके पास जो पोस्टल सर्कल होते हैं उनमें प्रत्येक डाक क्षेत्र को, ईच पोस्टल रीजन को क्या किया जाता है? फर्दर डिविजन में डिवाइड किया जाता है, जो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपके पास सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरे में क्या बोला गया? यहाँ पे दूसरे में बोला गया ईच पोस्टल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू पोस्टल रीजन्स, प्रत्येक डाक सर्कल को डाक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो कैसे हम पढ़ते हैं? सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है? सर्कल आ जाता है। ठीक है, सर्कल के बाद क्या आ जाते हैं? आपके पास रीजन आ जाते हैं, छोटे इसके हिस्से आ जाते हैं। रीजन के बाद रीजन को फर्दर क्या किया जाता है? डिविजन में बांटा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये डिवीजन हो जाएंगे। तो ये क्या दोनों आपके पास बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? कौन सा पूछा गया? करेक्ट कौन सा आ जाएगा? तो सी ऑप्शन यहाँ पे 56 की सही हो जाएगी। दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास सही है। नेक्स्ट है आपके पास मैच दी फॉलोइंग सर्कल नेम विद देयर हेडक्वार्टर्स, निम्नलिखित सर्कलों को उनके मुख्यालय के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या दिया? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। तो फर्स्ट की क्या आ जाएगी आपके पास? डी आ जाएगी। ठीक है, 4th नंबर वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा है? इसमें बी वाले में, और कौन सा है आपके सी वाले में? तो फर्स्ट वाली तो नहीं आएगी और ना ही आपकी डी वाली आएगी, इन दोनों में से एक आएगी। कर्नाटका का चलते हैं, कर्नाटका का क्या आ जाएगा? बेंगलुरु में आ जाएगा। तो यहाँ पे कर्नाटका का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब सेकंड वाले की क्या आ जाएगी? बी की क्या आ जाएगी आपके पास? 3rd नंबर वाली आ जाएगी, यहाँ पे दी हुई है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। क्या ये वाली ऑप्शन सही हो जाएगी? आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का कहाँ हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया 2nd नंबर वाली। राजस्थान की बात करें क्या हो जाएगा? जयपुर। तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया। इस तरह से आपके पास कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी? सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन तथ्यात्मक रूप से सही है? सबसे पहले SSRM और SRM इज द एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिसेज। SSRM या फिर SRM सभी डाकघरों के प्रशासनिक प्रभारी होते हैं। दूसरे में बोलेंगे SSP और SP इज द एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज फॉर ऑल RMS ऑफिसेज एंड सेक्शंस। आपके SSP और SP जो है सभी RMS कार्यालयों और अनुभागों के लिए प्रशासनिक प्रभारी होते हैं। सी आंसर क्या आएगा आपके पास? ठीक है, इसमें देखो SSRM और SRM जो है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज होते हैं, लेकिन किसके लिए होते हैं? रेलवे मेल सर्विस के जो कार्यालय होते हैं या अनुभाग होते हैं उनके लिए होते हैं, ना कि पोस्ट ऑफिस के लिए होते हैं। तो पहले वाली क्या हो गई आपके पास? गलत हो गई। दूसरे वाला चलते हैं SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज होते हैं, ये भी प्रशासनिक प्रभारी होते हैं, लेकिन किसके? पोस्ट ऑफिस के, ना कि RMS ऑफिस और सेक्शंस के। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आएगा? 58 का डी आ जाएगा। ना तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही है, ना ही सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNOP? PNOP की फुल फॉर्म क्या आएगी? पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, पोस्ट ऑफिस नेटवर्किंग एंड ऑफिस प्रोसीजर्स, पोस्टल नेटवर्क ऑफिस प्रोसीजर्स या फिर पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट। से आंसर क्या आएगा? PNOP की फुल फॉर्म क्या आएगी? पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट आ जाएगी। 59 की ए ऑप्शन सही हो जाएगी। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSI एवरी पोस्ट ऑफिस इज गिवन। CSI के लागू होने के बाद प्रत्येक डाकघर को क्या दिया गया? सोल ID दी गई, फैसिलिटी ID दी गई, यूजर ID या फिर PO ID क्या दिया गया उनको? फैसिलिटी ID दी गई। तो यहाँ पे 60th की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? बी आ जाएगी। और सोल ID क्या होती है? तो फनेकल में जितने भी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस होते हैं उनको कहा जाता है सोल, और उनको 8 डिजिट की एक ID दी जाती है जिसे कहते हैं सोल ID। तो वो फनेकल में दी जाती है। ठीक है, तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन कैन बी इशूड टू अ वेंडर थ्रू अ वैलिड लाइसेंस इशूड बाई, किसके द्वारा? जारी वैध लाइसेंस के माध्यम से एक विक्रेता को रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन जारी की जा सकती है। ऑप्शन है आपके पास, सीनियर पोस्ट मास्टर,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लेना, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। दूसरा दिया है आपके पास सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। आगे आपके पास सब पोस्ट मास्टर, ठीक है, किसके दिया जाता है, तो आपने अगर रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ करना है उसके लिए जो आपको लाइसेंस दिया जाएगा वो किसके द्वारा, डिविजनल हेड के द्वारा दिया जाता है, तो वो सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस हो सकता है। तो 61 की सी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन इज करेक्ट। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एन एडवर्टाइजमेंट में अपियर अलोंग साइड दी डेट स्टैम्प इंप्रेशन, सबसे पहले दिनांक मोहर छाप के साथ एक विज्ञापन प्रदर्शित हो सकता है। दूसरा यहाँ पे फ्रैंक इंप्रेशन मस्ट प्रेफरेबली बी एट टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ आर्टिकल। फ्रैंक की छाप अधिमानतः ले के ऊपरी दाएं कोने में होनी चाहिए। ओनली फर्स्ट से सही है, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, या फिर नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। से आंसर क्या जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन, अगर इसमें क्या करना चाहता है लाइसेंसधारी, और जिसमें एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है, कोई विज्ञापन देना चाहता है, तो वो दे सकता है। कहाँ पे दे सकता है, दिनांक मोहर की छाप के साथ दे सकता है, ठीक है, उसके साथ ही होनी चाहिए जो भी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। दूसरे यहाँ पे जो फ्रैंक्ड इंप्रेशन होगी वो कहाँ पे होनी चाहिए, लेख के, ठीक है, जो पते वाली साइड होगी, ठीक है, एड्रेस साइड होगी, उसमें कहाँ पे होनी चाहिए, टॉप राइट हैंड कॉर्नर, जहाँ पे डाक टिकट लगाए जाते हैं पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने के लिए, वहीं पे आपकी रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन की छाप भी होनी चाहिए। सी आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आ जाएगा। रजिस्टर्ड लेटर कैन बी डिलीवर्ड टू, पंजीकृत पत्र जो है वो किसको वितरित किया जाएगा, एड्रेस ओनली, केवल प्राप्तकर्ता को। एड्रेस ओनली केवल पते पर, एनीवन किसी को भी दिया जा सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। सी आंसर क्या आएगा, कोई भी पंजीकृत पत्र होता है उसका वितरण केवल प्राप्तकर्ता को किया जाना चाहिए। 63 की ए ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंटेबल आर्टिकल्स इज करेक्ट। जवाबदेह लेखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑल पार्सल्स इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी पार्सल्स आर प्रोसेस्ड थ्रू सैप इन पार्सल हब। पार्सल, साधारण पार्सल सहित सभी पार्सलों को पार्सल हब में सैप के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है। ऑल अकाउंटेबल पार्सल्स आर प्रोसेस्ड इन पार्सल हब, सभी जवाबदेह पार्सलों को पार्सल हब में प्रोसेस किया जाता है। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, केवल सेकंड वाली सही। हमें क्या बताना है, करेक्ट कौन सी है, बी ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। जितने भी आपके अकाउंटेबल पार्सल्स होते हैं, जवाबदेह पार्सल होते हैं, केवल उन्हीं को प्रोसेस किया जाता है पार्सल हब में, आपके ऑर्डिनरी पार्सल को नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। In case of which of the following items insurance is compulsory for transmission by foreign post। निम्नलिखित में से किस मद के मामले में विदेशी डाक द्वारा प्रसारण के लिए बीमा अनिवार्य है। सबसे पहले बैंक नोट्स, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सी आंसर क्या आ जाएगा, इन सभी के लिए इंश्योरेंस कंपल्सरी। आप इनको डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं, चाहे इंग्लैंड में भेजें चाहे आप फॉरेन पोस्ट में भेजें, इनके लिए इंश्योरेंस जो वो कंपल्सरी हो जाती है, ठीक है। अब कुछ देश ऐसे होते हैं जो इंश्योर्ड आर्टिकल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनमें इंश्योरेंस सर्विस होती नहीं है, उनके लिए लेख को कैसे भेजा जाता है। इंग्लैंड ट्रांजिट अलोन के लिए आप इनकी इंश्योरेंस करते हैं लेकिन करनी पड़ती है। ऐसे देश से अगर कोई भी ऐसी डाक वस्तु आती है जिसमें इनमें से कोई भी चीज़ शामिल है, तो उसको भारत के भीतर जब ट्रांसमिट किया जाएगा, डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाएगा, तो इंश्योरेंस के बाद भेजा जाता है। ये किस तरह से भेजे जाते हैं, वो अपना एक्सप्लेनेशन उनकी अच्छे से पढ़ लेनी है। आगे चलते हैं। कस्टम्स कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किस पर सीमा शुल्क नियंत्रण किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दे रखा है, आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया टू बी डिलीवर्ड इन इंडिया। सबसे पहले एक लेख जिसे भारत में पोस्ट किया जाता है और वितरण भी उसका भारत में किया जाना है। दूसरा, आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया टू बी डिलीवर्ड आउटसाइड लिमिट्स ऑफ इंडिया, एक ऐसा लेख जिसे भारत से पोस्ट किया जाता है लेकिन जिसका वितरण जो है भारत की सीमाओं से बाहर किया जाना है। तीसरा बोला गया आर्टिकल पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एक लेख जिसे भारत के बाहर से पोस्ट किया जाता है, टू बी डिलीवर्ड आउटसाइड इंडिया, और उसका वितरण जो है वो भी भारत के बाहर ही किया जाना है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। से आंसर क्या आएगा आपके पास, बी आ जाएगा। 66 की बी ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। कोई भी ऐसा लेख जिसे भारत से, आप देखो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये मान लीजिए भारत है, ये कोई अन्य कंट्री है। अब ऐसा लेख जो भारत से पोस्ट किया जाता है और उसका वितरण जो है किसी दूसरे देश में किया जाना है, ठीक है, किसी दूसरे देश में किया जाना है, ऐसे लेख के ऊपर कस्टम कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है, सीमा शुल्क नियंत्रण जो है वो किया जाता है। अब दूसरे में यहाँ पे बोलेंगे आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया, भारत में उसको पोस्ट किया, भारत के भीतर ही उसका वितरण किया, तो उसके लिए कस्टम कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा बोला गया यहाँ पे जो
थर्ड नंबर पे आर्टिकल पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। अब ये तो रहा भारत, अब भारत की सीमाओं के बाहर से कहीं भी लेख को पोस्ट किया जाता है और उसका वितरण भी भारत की सीमाओं के बाहर किया जाता है, तो वो भारत में आया नहीं तो उसके लिए क्यों भारत में कस्टम कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो इसमें से आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। अब इसके अलावा और किसके ऊपर किया जाता है, ऐसा लेख जिसे भारत की सीमाओं के, भारत आ गया यहां तक, भारत की सीमाएं, इसके बाहर भारत की सीमाओं के बाहर से किसी लेख को पोस्ट किया जाता है और उसका वितरण जो है वो भारत की सीमाओं के भीतर किया जाना है, तो उस लेख के ऊपर भी कस्टम कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। तो 66 की से ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, बी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, ऑन रिसीविंग द डायरेक्टिव्स फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक्ट्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, सीमा शुल्क विभाग से निर्देश प्राप्त होने पर डाक विभाग निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेख को रोकना, डिटेंशन ऑफ आर्टिकल। दूसरे आपके पास ऑन बार ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल, लेख को आगे प्रेषित करना। रिटर्न टू रीजन, उसे वापस, रीजन क्या हो जाएगा, जहां से लेख को पोस्ट किया वहीं के लिए उसको वापस भेजना। कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क का संग्रह करना। सी आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट से निर्देश प्राप्त होने पर, अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या करता है, एक लेख जो होगा जिसे फॉरेन कंट्री के लिए भेजा जाना है, जिसके ऊपर कस्टम कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाना है, उसे कस्टम डिपार्टमेंट को सौंप देता है। अब कस्टम डिपार्टमेंट उसके लिए निर्देश देता है कि आप इसको, इस लेख को रोक लेंगे या इस लेख को आगे ट्रांसमिट किया जाएगा, इसको मूल को वापस लौटाया जाएगा, या फिर जो भी कस्टम ड्यूटी है उसका संग्रह किया जाएगा। तो ये सारे जो निर्देश हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। इसी ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, दी पोस्टल अप्रेजर हु assesses postal article for customs control has his office in which of the following, डाक मूल्यांकक जो सीमा शुल्क नियंत्रण के लिए डाक वस्तु का मूल्यांकन करता है उसका कार्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित होता है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, कस्टम्स कंट्रोल ऑफिस में, जनरल पोस्ट ऑफिस में, या फिर डायरेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स में, सीमा शुल्क निदेशालय में। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, देखो कस्टम अथॉरिटीज होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं, पोस्टल अप्रेजर और प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर। तो यहाँ पे आपके पास कौन दिया हुआ है, प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर दिया है। ठीक है, तो ये दिया हुआ पोस्टल अप्रेजर। ये जो डाक मूल्यांकक होता है ये कौन होता है, कस्टम अथॉरिटीज, सीमा शुल्क विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो रहते हैं, और इनके जो कार्यालय होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, विदेशी डाकघर में या उप विदेशी डाकघर में। तो यहाँ पे पोस्टल अप्रेजर की बात की गई है, तो यहाँ पे इसका कार्यालय हो जाएगा फॉरेन पोस्ट ऑफिस में या फिर सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में आपके पास नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। और यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है, इनके साथ क्या लगा होता है, पोस्टल लगा होता है, लेकिन ये किसके अधिकारी होते हैं, ये कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, कस्टम अथॉरिटीज होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनको पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारी मत कर देना, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं 69, कस्टम्स कंट्रोल इन्वॉल्व्स, सीमा शुल्क नियंत्रण में क्या शामिल होता है, ओपनिंग ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स, डाक लेखों को खोलना, इम्पोजिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क लगाना, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सेंडर और एड्रेसी, प्रेषक या प्राप्तकर्ता से दस्तावेजों की प्रस्तुति, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। ये सारी चीजें। अब कस्टम कंट्रोल सबसे पहले कहाँ पे एक्सरसाइज किया जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कस्टम कंट्रोल कहाँ पे एक्सरसाइज किया जाता है। तो कस्टम कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट एंट्री और एग्जिट फ्रॉम दी कंट्री, देश से प्रवेश के, जहां पे प्रवेश किया जाना है, या विदेश से जहां से एग्जिट किया जाना है, यानी कि लेख को बाहर भेजा जाना है, उस जगह पे कस्टम कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। अब जहां पे कंट्रोल जो है किस चीज से संबंधित होता है, लेख को रोकने से संबंधित है, उसको खोलना, उसकी जांच करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए उसको खोलना, उसके ऊपर इंपोजिशन करनी ड्यूटी की, उसके ऊपर ड्यूटी को लगाना। ठीक है, जो भी सीमा शुल्क बनेगा उसको लगाना, या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो प्राप्त करता है या प्रेषक के द्वारा प्रस्तुत किए जाने, ये सारी चीजें कुछ एक सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में की जाती हैं, जिन्हें ऊपर हमने किया क्या कहते हैं, फॉरेन पोस्ट ऑफिस या सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस कहते हैं। और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस या फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किसके कार्यालय होते हैं, पोस्टल अप्रेजर या फिर प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर के, जो क्या होते हैं, कस्टम अथॉरिटीज होते हैं। और ये जो कंट्रोल है ये आपके किसके संबंधित होंगे, ये एक्सरसाइज जो करते हैं कंट्रोल, ठीक है, ऑफिसर जो होते हैं ये कस्टम डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं, जिन्हें पोस्टल अप्रेजर या प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, बैंकॉक थाईलैंड में, वन स्विट्जरलैंड में, वाशिंगटन डीसी यूएसए में, या फिर हांगकांग में। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा, वन स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। बैंकॉक थाईलैंड में किसका है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एरोग्राम आर करेक्ट, एरोग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। सबसे पहले एरोग्राम इज एक्सक्लूसिवली ट्रांसमिटेड बाई एयरमेल। एरोग्राम विशेष रूप से हवाई डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है। एरोग्राम हैज़ नो कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी इन दी सरफेस मेल। सतह डाक में एरोग्राम की कोई भी संबंधित श्रेणी नहीं है। ओनली फर्स्ट सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें से कोई भी नहीं है। सबसे पहले एरोग्राम जो होता है इसको किसके लिए बनाया जाता है? विशेष रूप से हवाई डाक के माध्यम से प्रसारित करने के लिए इसको बनाया जाता है। एरोग्राम की कोई भी संबंधित श्रेणी सतह डाक में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये केवल किस में होगा? एयरमेल सर्विस में आपको मिलेगा। हवाई डाक के माध्यम से ही भेजा जाता है। इससे संबंधित कोई भी श्रेणी आपको किसमें? सतह डाक में नहीं मिलेगी। जैसे हम बाकी करते हैं ना, जैसे इंग्लैंड में आपके बुक पैकेट होते हैं, फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसकी कोई भी सतह डाक में श्रेणी नहीं होती है। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास? 71 का सी आ जाएगा। दोनों ही कथन इसके बारे में सही है। आगे चलते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर अकाउंटेबल पार्सल्स। इनमें से कौन से जवाबदेह पार्सल हैं? सबसे पहले स्पीड पोस्ट पार्सल, दूसरा बिजनेस पार्सल, रजिस्टर्ड पार्सल, या फिर ऑल ऑफ दी अब से आंसर क्या आएगा आपके पास? डी आ जाएगा। ये सभी क्या है? अकाउंटेबल पार्सल होते हैं, जवाबदेह पार्सल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्लेंट्स रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आर हैंडल्ड बाई। सीमा शुल्क के निर्धारण से संबंधित शिकायतों का निपटान किसके द्वारा किया जाता है? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा, प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर, सीनियर सुपरिटेंडेंट के द्वारा, या फिर यहाँ पे क्या रह गया आपके पास? ठीक है, विदेश डाकघर के प्रभारी द्वारा, जो भी आपके फॉरेन पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज होते हैं उनके द्वारा। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 73 का सी आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है, प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर के द्वारा। तो जो भी कस्टम ड्यूटी से संबंधित क्या उसकी असेसमेंट के संबंधित आपको जो भी शिकायतें होती हैं वो कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा, और कस्टम अथॉरिटीज़ कौन होती है आपके पास? प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर या पोस्टल अप्रेजर, उनके द्वारा इसके संबंध में जो भी होगी कार्यवाही की जाएगी। आप शिकायतों का निपटान भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। रिसिप्ट्स फॉर कस्टम ड्यूटी पेड कैन बी इशूड बाई। भुगतान किए गए सीमा शुल्क की रसीदें किसके द्वारा जारी की जा सकती हैं? फॉरेन पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, बोथ ए एंड बी, या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ये आंसर क्या आ जाएगा? जो भी कस्टम ड्यूटी पे की जाती है उसके संबंध में अगर आपको रिसिप्ट चाहिए तो आप फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो प्रधान डाकघर होते हैं वहां से भी प्राप्त की जा सकती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगी। अब इसके संबंध में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और जितने भी आपके प्रधान डाकघर होते हैं उनको क्या किया जाता है? ऑथराइज किया जाता है, अधिकृत किया जाता है कि कस्टम ड्यूटी पे जो की जाती है उसके संबंध में रिसिप्ट जो है वो जारी कर सकते हैं। लेकिन एड्रेसी इस रिसिप्ट के लिए जो अप्लाई है वो कब कर सकता है? वितरण के समय इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है, या वितरण के तुरंत बाद कर सकता है, लेकिन 10 दिन के बाद इस चीज़ के बारे में अप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी कि 10 दिन से पहले पहले आप इस चीज़ के बारे में अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। मैक्सिमम वेट ऑफ अ लेटर एक्सेप्टेड इन पोस्ट ऑफिस कैन बी। डाकघर में पत्र का अधिकतम स्वीकार्य भार कितना हो सकता है? ऑप्शन है आपके पास। नोट मोर देन 4 kg, 4 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, नोट मोर देन 2 kg, नोट लेस देन 4 kg, या नोट लेस देन 2 kg। सी आंसर क्या आएगा? कोई भी पत्र है उसका वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 75 की बी ऑप्शन से आ जाएगी। What does CPU मीन्स? CPU का क्या अर्थ है? कोर प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद आपके पास कमांड प्रोडक्शन यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर क्रिटिकल प्रोसेसिंग यूनिट। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर आ जाएगी। CPU की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास। बट डू दी लेटर्स रैम स्टैंड्स फॉर। रैम जो है इन शब्दों का क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास। रिमोट एक्सेस मास्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके बाद रिसेंट एक्टिविटी मीटर, या फिर रिमोट एनालॉग मॉनिटर। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरह से रोम के लिए क्या आ जाएगा? रीड ओनली मेमोरी आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे 77 की सही हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। 1 मेगाबाइट इज। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? एमबी जिसे कहा जाता है। 1024 किलोबाइट केवी के बराबर, ठीक है, 512 केवी के बराबर, 1000 किलोबाइट, या फिर 2048 किलोबाइट के बराबर। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा 1024 किलोबाइट, ठीक है। 1 MB, ठीक है, 1 MB इज इक्वल टू क्या होती है?
24 KB के बराबर होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस या फिर बारकोड स्कैनर से आंसर क्या आ जाएगा? मॉनिटर आ जाएगा, बी ऑप्शन से आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है आपके पास, एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, कंप्यूटर का कोई भी भाग जो एक भौतिक संरचना है। दूसरे बात यहाँ दिया हुआ है फ्लेक्सिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लचीले हिस्से जो होते हैं। क्लोथ, उसके बाद है क्लोथ्स यूज्ड बाय कंप्यूटर यूजर्स, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले कपड़े। या फिर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, निर्देश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? डी आ जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो निर्देश हैं वो क्या बताते हैं कंप्यूटर को क्या करना है, और निर्देशों को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ये था आपके पास महाराष्ट्र सर्कल का पीएसए का 2022 का क्वेश्चन पेपर। इसके जो भी आपके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर उनकी तरफ भी आपने इसी तरह से ध्यान देना है जैसे आप डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि वो भी आपको उतनी मेरिट में अच्छी तरह से लेके जाएंगे जैसे आपके लिए डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो भी साथ में उतनी अच्छे से करनी है जितने अच्छे से आप डिपार्टमेंट का करते हैं, तभी जाके आप कहीं मेरिट में अपनी जगह बना पाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।